हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टैंडर्ड्स बेस्ड पॉइंट टू पॉइंट सीरियल इंटरकनेक्ट कैपेबल ऑफ हाई बैंडविड्थ ट्रांसफर्स यूज्ड थ्रू आउट द कंप्यूटिंग एम्बेडेड डिवाइसेस इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस्ड इन 2004। हमें एक स्टैंडर्ड का नाम बताना है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करने के लिए, और सीरियली इंटरकनेक्ट करता है या सीरियली इंटरकनेक्ट करने में कैपेबल है। इससे हम हाई बैंडविड्थ का जो ट्रांसफर्स हैं वो कर सकते हैं। कहाँ यूज़ लिया जाता है? यूज्ड थ्रू आउट द कंप्यूटिंग एंड एम्बेडेड डिवाइसेस इंडस्ट्रीज, इनके अंदर काम आता है। इसको इंट्रोड्यूस किया था 2004 के अंदर। तो पीसीआई का पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल जो चीज़ें हैं उनको इंटरकनेक्ट करने का एक कंपोनेंट है ना। अब है क्या, हम वैसे देख लेते हैं। आपका जो मदरबोर्ड होता है उस पर इस तरीके से स्लॉट्स होते हैं। ग्राफिक कार्ड जैसे आपके कंप्यूटर में नहीं है ना, तो आप इसमें एक एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड लाके अपने कंप्यूटर को अपडेट कर सकते हो, अपने लैपटॉप को अपडेट कर सकते हो। अगर उसमें वाईफाई कार्ड नहीं है तो वो आप इसमें अटैच कर सकते हो। अगर लैन कार्ड नहीं है तो वो आप इसमें लगा सकते हो। तो पीसीआई जो है वो काफ़ी पहले 92-93 के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया था, बट इसका जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो बहुत ही कम थी। और ग्राफिक कार्ड की तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, बट ग्राफिक कार्ड तो यहाँ पे हम बात ही नहीं कर सकते थे। बहुत ही लिमिटेड यूज़ था डेस्कटॉप के अंदर, और डेटा ट्रांसफ़र भी कुछ एमबी के अंदर ही डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होता था इनके माध्यम से। पैरेलली हम डेटा को ट्रांसफ़र करते थे, उनकी स्पीड हम बढ़ा नहीं सकते थे, अदरवाइज़ डेटा करप्ट हो सकता था। तो पीसीआई को 2000, पीसीआई एक्सप्रेस को इन्होंने 2004 के अंदर लॉन्च किया था। इस सिस्टम से पहले ग्राफिक कार्ड के लिए एजीपी, आपने एक स्टैंडर्ड सुना होगा, वो आए थे। इनके माध्यम से हम कुछ डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो हाई कर पाए, अच्छी क्वालिटी की इमेजेस हम ट्रांसफ़र कर पाए। एजीपी का भी हमने यूज़ लिया था, बट 2004 के अंदर पीसीआई एक्सप्रेस को लॉन्च कर दिया था। उसके बाद में हाई बैंडविड्थ का जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हो जाता था, और इसमें डेटा सीरियली जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता था। सीरियली में बेनिफिट ये होता था कि हम उसकी स्पीड को बढ़ा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पीसीआई एक्सप्रेस की। और ये सब क्या वर्जन है, जैसे पीसीआई एक्सटेंडेड है वो भी आया था। तो इस 92-93 के बाद से लेके 2004 में जो है लेटेस्ट पीसीआई एक्सप्रेस को लॉन्च कर दिया था। यहाँ पे ये जिस स्टैंडर्ड की बात कर रहा है वो पीसीआई एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग डेटा फ्रॉम वन सिस्टम बफर टू द प्रोसेस एंड रीडिंग डेटा फ्रॉम द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू अदर बफर मे बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ है ना। जो दोनों ही काम इसने बताए हैं वो दोनों एक साथ हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बफरिंग स्कीम्स, तो ये जो डेफिनेशन इन्होंने दी है वो कौन सी बफरिंग स्कीम की है? एक बफर के अंदर तो क्या हो रहा है, जो बफर नंबर 1 है उसमें क्या हो रहा है? द प्रोसेस मूविंग डेटा फ्रॉम वन सिस्टम बफर टू द प्रोसेस। यहाँ पे हम डेटा को एक सिस्टम से प्रोसेस के अंदर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और दूसरे बफर में क्या हो रहा है? प्रोसेस में आने के बाद ये सिस्टम है, सिस्टम से हमने फर्स्ट बफर के अंदर ले जाके और उसको प्रोसेस में लेके आए। और सेकंड बफर क्या कर रहे हैं? जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं आपकी, वहाँ तक इस डेटा को रीड करके पहुँचाने का काम वो कर रहा है। तो एक बफर आपका यहाँ पे अटैच है। ये है सर्कुलर बफरिंग, यूज़र बफरिंग, डबल बफरिंग, सिंगल बफरिंग। तो देखो ये एग्जाम्पल क्या है, छोटा सा देखेंगे पहले तो। जैसे आप यूट्यूब की वीडियोस ले लो, यूट्यूब की वीडियोस आप देखते हो तो वीडियोस के नीचे यूँ लाइन होती है, ये आपका 5 मिनट का वीडियो है। जैसे आप स्टार्ट करते हो ना तो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती है, बट आप उसको टच करके देखना स्क्रीन को, एक वाइट लाइन जो है वो थोड़ी आगे चल रही होती है ना। अगर ये वाइट लाइन नहीं है तो आपके जो मोबाइल है उसमें इस तरीके से आपको वेटिंग वाला सर्कल जो है वो घूमता हुआ दिखेगा, और आपका जो डेटा है वो स्टक हो जाएगा एक बार के लिए। ठीक है,
तो अगर आपका डेटा बार बार स्टक होता है और वाइट लाइन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एडवांस में वो बफर करके रख ही नहीं रहा, तो वो होती है सिंगल बफरिंग। सिंगल बफरिंग का मतलब आपने डेटा बोला, देन वो डेटा आपको ला के दे रहे हैं। आपने बोला कि मुझे गाना सुनना है, आपने गाने को प्ले करा, फिर वो धीरे 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 आप तक गाना पहुंचा रहा है। यहाँ पे बफरिंग बहुत ज़्यादा होती है। सिंगल बफरिंग में क्या होगा, आपको वेट ज़्यादा करना पड़ेगा, डेटा आपके पास धीरे धीरे आएगा। और डबल बफरिंग क्या होती है, ये यूट्यूब वाली जो यूज़ करते हैं। जैसे वाइट लाइन आगे चलने का मतलब एक बफर से तो डेटा आपका उठाया जा रहा है, इनपुट आउटपुट पे दिखाया जा रहा है। जब ये दिखा रहा है इस डेटा को, तब एक बफर और लगा रखा है पीछे, जो क्या कर रहा है, पहले से उस वीडियो के जो डेटा की आगे की क्लिप्स हैं उनको फटाफट फटाफट क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ प्रोसेस में लेके आ रहा है। ये होती है डबल बफरिंग। यहाँ पे बफर दो लगे हुए होते हैं। और एक होता है सर्कुलर बफरिंग। सर्कुलर में क्या होता है, हो सकता है यूट्यूब सर्कुलर को भी यूज़ कर रहा हो। सर्कुलर में 2-3 बफरिंग जो है वो यहाँ पे लगाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, ये इससे पहले की क्लिप लेके आ रहा है, ये इससे पहले की क्लिप लेके आ रहा है, तो ये होता है सर्कुलर बफरिंग। ये जो डेफिनेशन दी है ये रिलेट करिए डबल बफरिंग से, तो आपका आंसर हो जाएगा डबल बफरिंग। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछी है DDL की। डायनामिक डेटा लैंग्वेज नहीं, डेटा डेफिनेशन लाइब्रेरी नहीं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट वे टू रिवर्स ए स्ट्रिंग इन VB स्क्रिप्ट। VB स्क्रिप्ट में अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग रिवर्स करनी है, उसका सही जो फंक्शन है वो क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। देखो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, चारों में दे रखा है। ये नॉर्मल एक मैसेज है, राइट वे राइट वे राइट वे। अब फंक्शन क्या है, ये भी सेम, मैसेज भी सेम प्रिंट करना है। बट रिवर्स स्ट्रिंग का मतलब, अगर आपने हेलो को लिखा यहाँ पे, तो ये आपको क्या दिखाएगा, OLLEH ऐसे प्रिंट करना चाहिए। उसके लिए ये जो नाम है ना, STR रिवर्स, स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग REV, इन STR REV कौन सा फंक्शन हम यूज़ लेंगे, तो वो करेक्ट स्टेटमेंट है STR रिवर्स। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फंक्शन जो है यूज़ लिया जाता है स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। और ये भी ध्यान रखना कि किस में, VB स्क्रिप्ट के अंदर। VB स्क्रिप्ट में ये होता है, C++ में हम कुछ और यूज़ लेते हैं, कोई और फंक्शन यूज़ लेते हैं, लिखने का तरीका, उसका फॉर्मेट सब चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के बारे में हमें बताना है, तो ये पढ़ने से पहले हम चलते हैं इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन पे। इनकैप्सुलेशन मतलब कैप्सूल। कैप्सूल देखा आपने, कैप्सूल होता है, उसको थोड़ा सा बजा के देखना, उसमें छोटी छोटी दवाई होती है ना, तो वो दवाई जो है, उन सबको अगर आप कैप्सूल को खोलोगे तो वो कोई 100 पता नहीं बहुत सारी संख्या में होती है। अगर वो डॉक्टर बोले कि आपको 100 गोलियां ये लेनी है, मुश्किल हो जाएगा। उन गोलियों में होता क्या है, तो उसमें कोई ना कोई दवाई होती है। अब वो दवाई जो है उसको डायरेक्ट टच नहीं करना होगा, कोई तो रीज़न है कि हमने उसको कैप्सूल के वो एक मतलब पूरे कवर के अंदर उसको डाल के दिया, ताकि डायरेक्टली वो किसी के हाथ में टच में ना आए। क्योंकि टच में आते ही, मिट्टी में आते ही हो सकता है वो अपना नेचर चेंज करती हो, उसकी क्वालिटी जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता हो। इस वजह से उस अंदर वाली दवाई को बचाने के लिए कि बाहर वाला कोई भी बंदा या बाहर का जो भी पेशेंट है वो उसको डायरेक्ट गंदे हाथों से टच ना करे, उसको क्या कर दिया जाता है, एक कैप्सूल के अंदर बंद कर दिया जाता है, उसके ऊपर एक कवर लगा दिया जाता है। और इसी से आप इस वाले इनकैप्सुलेशन को याद रखना, इसमें कैप्सूल वर्ड भी आता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब भी यही है, आप नहीं चाहते कि आपका डेटा कोई देखे, आप नहीं चाहते आपके फ़ोन के कोई हाथ लगाए, तो आप उसके ऊपर पासवर्ड लगा के रखते हो ताकि कोई यूज़ ही ना ले। अगर किसी को डेटा चाहिए तो आप मुझे बोलो, मैं आपको डेटा ट्रांसफ़र कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, मगर आप डायरेक्टली हमारे डेटा को, हमारी फ़ोटोज़ को, हमारे जो भी डेटा है उनको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इनकैप्सुलेशन में हम क्या करते हैं, एक डब्बे के अंदर डेटा को सिक्योर रखने के लिए पैक कर देते हैं। वो पैकिंग कौन जानता है, जिसने उसको पैक किया है। भाई
फ़ोन का पासवर्ड कौन खोलेगा? जिसने उसके ऊपर पासवर्ड लगाया। इनकैप्सुलेशन के अंदर हम रैपिंग कर देते हैं डेटा को अंडर ए सिंगल यूनिट। भाई एक सिंगल यूनिट के अंदर हमने डेटा को पैक कर दिया, रैप कर दिया। इनकैप्सुलेशन इज़ ए प्रोटेक्टिव शील्ड दैट प्रिवेंट्स द डेटा फ्रॉम बीइंग एक्सेस्ड बाय कोड आउटसाइड द शील्ड। भाई बाहर का कोई भी उस कोड को एक्सेस ना कर पाए, इसके लिए हम इनकैप्सुलेशन करते हैं। इनकैप्सुलेशन हमारे डेटा को प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर प्रोटेक्ट करके रखता है, सिक्योरिटी देता है। द वेरिएबल्स और डेटा ऑफ ए क्लास इज़ हिडन। अब क्लास के अंदर हम जब डिफ़ाइन करते हैं, जैसे ABC कोई क्लास है, अब इसके अंदर जो भी हम डिफ़ाइन कर रहे हैं उसे हम अदर क्लासेस से हिडन रखेंगे। कैन बी एक्सेस्ड ओनली थ्रू एनी मेंबर फंक्शन। अब इस क्लास का कोई मेंबर फंक्शन है, वो इसे यूज़ करे। यूँ थोड़ा हर क्लास इसको जो है एक्सेस कर पाए। हो सकता है ये क्लास जो है वो है हमारी मेन, कि कंपनी में हमारा जो अमाउंट है वो कितना है, उसको हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना। ये इतनी प्राइवेसी है कि ये सिर्फ उसी बंदे को मतलब क्लास का एक्सेस दिया जाएगा जो सैलरी बनाता है, वो सभी एम्प्लॉय की सैलरी बनाएगा। अगर ये एक्सेस हम पब्लिकली कर दें, हो सकता है कोई बाहर का बंदा भी आके सारा अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ले। तो इन सब चीज़ों से बाहरी जो इंटरफेरेंस होते हैं उनसे बचाने के लिए हम हमारे डेटा को इनकैप्सुलेट करते हैं। C++ का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है इनकैप्सुलेशन। हमने जैसे अभी देखा, एक मैंने आपको पढ़ा दिया ऊपर पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस डेटा को एक्सेस कौन करेगा? ये भी तो है ना कि हाइड कर दिया, एक्सेस कौन करेगा? एक्सेस ओनली थ्रू एनी मेंबर फंक्शन। सिर्फ क्लास के मेंबर फंक्शन यूज़ करेंगे इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड, जिन्हें हमने इसके अंदर डिक्लेयर किया है। अपनी क्लास के मेंबर फंक्शन ही उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। ये है इनकैप्सुलेशन। पूछा है क्वेश्चन में कौन सा बेस्ट डेफिनेशन है इनकैप्सुलेशन की। व्हेन ए क्लास, जब एक क्लास ए इनहेरिट की जाती है किसी अदर क्लास में, तो जैसे क्लास B, उसमें हमने इनहेरिट कर लिया पब्लिकली ए को। इट इनहेरिट बोथ स्टेट्स एंड मेथड्स ऑफ दैट क्लास। तो वो क्या करता है, इनहेरिट कर लेता है उसके मेथड और उसके स्टेट सभी को। क्या ये डेफिनेशन इनकैप्सुलेशन की है? तो दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो जाएगा। ग्रुपिंग ऑफ द कॉमनैलिटीज़, क्रिएटिंग क्लासेस दैट कैन डिस्क्राइब देयर डिफरेंसेस फ्रॉम अदर क्लास। हमने जो सेम दिखने वाली, सेम फंक्शन वाली सब क्लास थी, उन सबको ग्रुप कर दिया। देखो स्टेटमेंट पे ध्यान देना, कॉमनैलिटीज़, उनके बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी, इसके लिए हमने ग्रुप किया और सब क्लासेस को हमने ग्रुप करके क्लासेस बना दी। क्यों? ताकि हम अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएँ उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। क्या ये इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन है? तो नहीं। द प्रोसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग आउटसाइड एक्सेस टू द इंटरनल डेटा। कोई भी ऑब्जेक्ट कंट्रोल करने के लिए कि बाहर से कोई हमारे डेटा को एक्सेस ना कर पाए, वो प्रोसेस कहलाती है इनकैप्सुलेशन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये, और ये एक ही लाइन है जो अभी तक मैच हुई है। फोर्थ है द कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट एन ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट दैट कैन बी कॉल्ड बाय अदर ऑब्जेक्ट। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पूछा बेस्ट, तो एक ही स्टेटमेंट है जो इससे रिलेट कर रही है, थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जो कोड दिया है इसका हमें एग्जीक्यूट करना है, रिजल्ट बताना है। इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए A, B, C। B में क्या है? B में है 1, C में है हमारे 5, A में हम इसका रिजल्ट डालेंगे। है क्या? 0 माइनस प्लस प्लस B प्लस C प्लस प्लस। B की वैल्यू क्या है? 1, C की वैल्यू क्या है? 5। ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, ये है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में प्लस प्लस आगे लगेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट में प्लस प्लस बाद में लगेगा। अब दोनों के बीच में क्या इसमें डिफरेंस है? डेफिनेशन को अच्छे से समझना। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट करो, फिर आप B की वैल्यू को यूज़ करना।
ठीक है, पहले इंक्रीमेंट करो। कितने से करो? हमेशा जब भी प्लस प्लस होगा तो 1 से, प्लस 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 तो 2 बार इंक्रीमेंट कर देना। ठीक है, दो बार इंक्रीमेंट कर देना। यहाँ प्लस प्लस बी है, एक बार इंक्रीमेंट करना है, तो हम बी की वैल्यू को एक नंबर से इंक्रीमेंट करके बी के अंदर वैल्यू आ गई 2। अब इस 2 को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसका कंप्लीट रिजल्ट क्या आया? 2। 2 में आगे चलते हैं, प्लस करना है, इधर माइनस दे रखा है 0। सी प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है? पहले सी की वैल्यू को यूज़ कर लो, फिर आप धीरे धीरे इंक्रीमेंट करते रहना। तो सी की वैल्यू को हमने यूज़ कर लिया कि 0 - 2 + 5। अब ये कैलकुलेशन अलग चलेगी। अब आपने ये डेटा वैल्यू ले ली सी की, अब इसको इंक्रीमेंट कर दो, 6 कर दो, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। 5 में से 2 को माइनस कर दो, क्या रिजल्ट आया? 3। पॉजिटिव है 3, उस वैल्यू को ए में आप शिफ्ट कर दो। ए के अंदर वैल्यू आ गई 3। पूछा ए बी सी की वैल्यू क्या है? ए की 3, बी की 2, सी की 6। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विजुअल बेसिक व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल? अब इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लगा समझने के लिए, बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगा। है क्या? एक FW फू नाम का हमने फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, उसमें 0 को असाइन कर दिया। ए को प्लस प्लस करेगा, ये फंक्शन फू रिटर्न कर देगा ए की वैल्यू को। अब मेन फंक्शन ये है, जैसे ही ये स्टार्ट होगा, फर्स्ट लाइन क्या है? प्रिंट एफ %d, जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करो। बट पहले ही इसने फंक्शन कॉल कर दिया। फंक्शन कॉल करते ही ये यहाँ से इस फू के पास जाएगा, ये क्या करेगा? अपने अंदर जाएगा, देखेगा इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करो ए, उसके अंदर क्या रख दो? 0। उसको प्लस प्लस करो, उसको 1 कर दो, वैल्यू को रिटर्न कर दो। वैल्यू रिटर्न होके कहाँ पे आएगी? वापस जहाँ से वो कॉल हुई थी, इस जगह पे 1। और 1 को आप क्या करो? इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कर दो। क्या आएगा? प्रिंट 1। अब अगली स्टेटमेंट पे जब ये जाएगा तो है प्रिंट एफ, वापस प्रिंट करो %d फू, फंक्शन कॉल कर रहा है। फंक्शन कॉल करते ही ये वापस जाएगा किस पे? फू पे। जाते ही इसको मिला इंट ए, ए के अंदर क्या करो? 0 डाल दो। तो ये यहाँ से हटा के क्या करेगा? 0 डाल देगा। ए प्लस प्लस कर देगा, ए को कर देगा 1, रिटर्न कर देगा ए की वैल्यू, ए है 1, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा? 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इस फंक्शन का आउटपुट क्या आया? 1 और 1। अब हम देखते हैं कि आप जितनी बार इस फू को कॉल करोगे, हर बार ये वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा, उसको इंक्रीमेंट करेगा। हर बार ये नया वेरिएबल डिक्लेयर करेगा ए, और जैसे ही आपको ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो ये अपनी ए की वैल्यू को लॉस कर देगा, भूल जाएगा। ठीक है, बट स्टैटिक का यहाँ पे फ़ायदा क्या है? स्टैटिक अगर आप करते हो कि स्टैटिक इंट ए, इस एक स्टैटिक कीवर्ड लिखने से देखो क्या होगा। पहली लाइन होगी प्रिंट, फू फंक्शन कॉल होगा, कॉल होते ही एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा स्टैटिक इंटीजर टाइप का ए, उसको मेमोरी में जगह मिली, उसके अंदर वैल्यू डाली 0, उसने ए को इंक्रीमेंट किया ++1 से, तो ए की वैल्यू हुई 1 वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी, इस फू के पास जाएगी, प्रिंट करेगा 1। नेक्स्ट लाइन पे गया तो फंक्शन कॉल किया फू को वापस से, यहाँ से फंक्शन कॉल हुई फू पे, फू गया, ये जब अंदर जाएगा तो इसने देखा वेरिएबल तो स्टैटिक है, स्टैटिक अपनी वैल्यू को कभी भी लूज़ नहीं करता, अपनी पिछली वैल्यू को ये भूलता नहीं है, हमेशा याद रखता है, रिटेन करके रखता है। तो इसने देखा ये तो स्टैटिक है, ये तो पहले ही डिक्लेयर हो चुका है ए प्लस प्लस किया, ए हुआ 1 से 2, रिटर्न किया इसने क्या? ए की वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ? 2,
और यहाँ आ गया 1 2। मतलब विदाउट स्टैटिक अगर आप देखो प्रिंट हो रहा है 1 1 और स्टैटिक अगर है तो 1 2। मतलब स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक वेरिएबल अपना जो वैल्यू होती है पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान पूरी अपनी जो वैल्यू होती है वो हमेशा रिटेन करके रखता है। बट नॉर्मल वेरिएबल क्या करता है, जैसे उसको कॉल करेंगे फंक्शन को तो फंक्शन जब तक एक्टिव है तब तक वो अपनी वैल्यू को संभाल के रखेगा। बट जैसे ही उस फंक्शन कॉल का काम पूरा रिटर्न करके बाहर निकलेगा तो वो अपनी वैल्यू को वापस नील कर देगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। डेफिनेशन देखते हैं। डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल इज़ यूज टू री डायमेंशन एन एरे। क्या हमने ऐसे कुछ पढ़ा कि री डायमेंशन हो रहा है एरे में? डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल इज़ अवेलेबल विद इन प्रोसीजर। मतलब आप जिस प्रोसीजर को, जिस मेथड को, जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हो उस वेरिएबल के अंदर डेटा तब तक रहता है, अवेलेबल रहता है जब तक वो प्रोसीजर होता है। तो ये तो नॉर्मल वेरिएबल भी रखता है, उसमें स्टैटिक का क्या काम है? डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल इज रिटेन्ड। बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है। डेटा स्टोर रहता है वेरिएबल में हमेशा के लिए, स्टोर करके रखेगा, अपनी वैल्यू को वो याद रखेगा। और डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल इज रीसेट नहीं रीसेट नहीं करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड फॉर एन एल्गोरिदम टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड। कोई एक एल्गोरिदम है, उसको रन होना है, एग्जीक्यूट होना है, उसके लिए उसे कितनी मेमोरी की ज़रूरत है ये हम मेजर कैसे करेंगे? उस मेजर को क्या कहते हैं? टाइम एफिशिएंसी, फंक्शनल एफिशिएंसी, स्पेस एफिशिएंसी या अमोर्टाइज्ड एफिशिएंसी। उसे बोला जाता है कि कोई भी प्रोग्राम, कोई एल्गोरिदम कितना स्पेस यूज़ लेगा उसको हम मेजर करें, वो होती है स्पेस एफिशिएंसी। उसको रन करने में, एग्जीक्यूट करने में टाइम कितना लग रहा है वो होता है टाइम एफिशिएंसी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेरिएबल्स इज आर एक्सेसिबल इन मेन फंक्शन। इनमें देखो आपने एक क्लास है सैम्पल, सैम्पल नाम की क्लास में प्राइवेट में आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, प्रोटेक्टेड में आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और पब्लिक में आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये बोल रहा है कौन कौन से वेरिएबल जो हैं वो मेन फंक्शन के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, उनका यूज़ हम डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो प्राइवेट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट का अगर हम वैसे भी मतलब निकालें, जो हमारी सिर्फ पर्सनल यूज़ होता है, पर्सनल जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं हम हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर कोई वेरिएबल प्राइवेट डिक्लेयर होता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो उसी क्लास में यूज़ लिया जाएगा या उन मेंबर के द्वारा यूज़ लिया जाएगा जो सिर्फ इस सैम्पल क्लास के मेंबर होंगे। इस क्लास का कोई भी मेंबर प्राइवेट वाले को एक्सेस कर सकता है। बाहर से अगर कोई भी इस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये बोलेगा नॉट अलाउड। दूसरी बात करें प्रोटेक्टेड की, तो इसमें देखो दो चीज़ें होती हैं। अब अगर आप इस क्लास की बात करोगे तो इस क्लास के प्राइवेट मेंबर को अगर सब लोग एक्सेस कर पा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस करेंगे। और पब्लिकली, तो पब्लिकली मतलब आपने वो जो है कोई भी चीज़ है वो आपने पब्लिकली कोई भी यूज़ करो फ्री कर दिया, इसे तो फिर सब एक्सेस कर सकते हैं आराम से। तो इस क्लास को तो हम ये बोलें यदि कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो प्रोटेक्टेड है या वो पब्लिक है। अब इसमें वेरिएबल भी आ गए। अगर आपने कोई फंक्शन प्राइवेट बनाया, प्रोटेक्टेड बनाया, पब्लिक बनाया, इस सैम्पल क्लास में हर कोई आपस में अपने सारे फंक्शन यूज़ कर सकता है। कोई भी मतलब नहीं है वो प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है या फिर पब्लिक है। तो हम इनको इस तरीके से डिक्लेयर क्यों करते हैं? इनको डिक्लेयर करने का रीज़न होता है आउटसाइड एक्सेस को करने से रोकना। कोई बाहरी व्यक्ति या बाहरी फंक्शन, बाहरी क्लास अगर कोई आपके मेंबर को एक्सेस करेगी तो हमने कंडीशंस लगा रखी हैं। एक तो हो गई कोई बाहरी क्लास जो इस सैम्पल क्लास की चाइल्ड क्लास है। मैंने देखना, ध्यान से सुनना आप इस बात को।
अगर आपकी कोई चाइल्ड क्लास है, अगर आपने सैम्पल क्लास, जिस क्लास को हमने बात कर रहे हैं एक्सेस करने की, इसकी अगर कोई चाइल्ड क्लास है तो एक तो ये क्या क्या मेंबर एक्सेस करेगी वो भी हम पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और एक मेन फंक्शन जो होता है उसमें हम किस किस वेरिएबल को, किस किस मेथड को एक्सेस कर पाएंगे, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। चाइल्ड क्लास बनाते कैसे हैं, एक सिंपल लाइन में मैं आपको बता देती हूँ। आप एक क्लास बनाओ, क्लास चाइल्ड, नाम कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप इस सैम्पल क्लास को पब्लिकली इनहेरिट कर लो, सैम्पल। अगर आपने एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट कर लिया तो ये जो चाइल्ड क्लास है ये आपके कौन कौन से मेंबर को एक्सेस कर पाएगी, कौन कौन से फंक्शन को एक्सेस कर पाएगी, क्या प्राइवेट कर पाएगी। तो मैंने आपको एक सिंगल डेफिनेशन में बता दिया, प्राइवेट मेंबर मतलब प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट फंक्शन, वो सिर्फ सैम्पल क्लास में ही एक्सेसिबल है, बाहर नॉट अलाउड। प्राइवेट को ये नहीं एक्सेस कर पाएगी। मतलब अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपके फादर जो हैं उनके लिए दी गई है, वो चीज़ सिर्फ आपके फादर ही एक्सेस कर पाएंगे, उस चीज़ का यूज़ सिर्फ आपके फादर कर सकते हैं। अगर उनका कोई चाइल्ड भी बोले कि मुझे ये जो चीज़ है ये मुझे काम में लेनी है, तो वो बोलेंगे आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, प्राइवेट मतलब एक पर्सन की खुद की प्राइवेट चीज़। तो इस क्लास की ये अपनी प्राइवेट वेरिएबल है जिसे कोई भी अदर बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा। प्रोटेक्टेड, तो चाइल्ड क्लास जो होती है वो प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर पा सकती है। पब्लिक, पब्लिक को हम अलाउड करते हैं। अगर पब्लिक मेंबर आपकी क्लास में है तो उनको इजीली आपकी चाइल्ड क्लास एक्सेस कर पाएगी। अगर आपने कोई प्रोटेक्टेड के अंदर वेरिएबल बना रखे हैं, फंक्शन बना रखे हैं, उनको आपकी चाइल्ड एक्सेस कर पाएगी। अगर प्राइवेट कर रखा है आपने किसी भी वेरिएबल को, किसी फंक्शन को, तो उसे सिर्फ आपकी क्लास के मेंबर ही एक्सेस कर पाएंगे, बाहर का कोई भी व्यक्ति एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखना। और इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, घुमा फिरा के वो आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे मेन की। मेन क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सेसिबल है ना, तो वही लिख लेते हैं। सबसे पहले प्राइवेट, देन हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड की, और फिर हम बात करेंगे पब्लिक की। तो मेन में हम कौन कौन से वेरिएबल्स इस सैम्पल क्लास की यूज़ ले सकते हैं, क्या प्राइवेट ले सकते हैं, नॉट अलाउड, क्या पब्लिक ले सकते हैं, तो पब्लिक तो हमने वैसे भी अलाउड कर रखा है, बट क्या प्रोटेक्टेड को यूज़ कर सकते हो आप, तो नॉट अलाउड। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ ये एक ही डिफरेंस है। अगर आपने अपनी क्लास का संबंध डायरेक्ट किसी अदर क्लास से बनाया है ना, यहाँ पे देखो हमने इसका चाइल्ड बना दिया, और चाइल्ड जो होता है वो उसके कुछ चीज़ों को यूज़ कर पाता है। कौन कौन सी चीज़ों को, प्रोटेक्टेड मेंबर को, प्रोटेक्टेड जो वेरिएबल्स हैं, फंक्शन है उन्हें, और पब्लिक वालों को। बट मेन का संबंध इससे दूर दूर तक नहीं है ना। इसीलिए मेन क्लास के अंदर ना तो प्राइवेट मेंबर अलाउड है, ना ही आप प्रोटेक्टेड मेंबर को यूज़ कर पाओगे। आप सिर्फ उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो जो हमने सैम्पल क्लास में पब्लिकली डिफाइन की है। अब इसका क्वेश्चन पढ़े हुए क्या बोल रहा है, मेन फंक्शन के अंदर कौन कौन से वेरिएबल हम एक्सेस कर सकते हैं, क्या वाई को कर सकते हैं। तो देखो वाई कैसे डिक्लेयर किया गया है, वाई को डिक्लेयर किया है इन्होंने प्रोटेक्टेड में, तो नहीं कर सकते। क्या जेड को कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक्स को कर सकते हो क्या, तो एक्स तो प्राइवेट है, ये तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। क्या वाई और जेड को कर सकते हो, तो जेड तो कर सकते हैं बट वाई नहीं कर सकते, है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और इसमें ये भी ध्यान रखना है वो कौन सी क्लास की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है मेन फंक्शन की। अगर वो बात करता कि चाइल्ड फंक्शन, या वो आपको क्लास बना के देता क्लास सैम्पल, क्लास चाइल्ड, तो क्लास चाइल्ड जो है उसमें हम कौन कौन से मेंबर एक्सेस कर पाएंगे। अगर ये क्वेश्चन होता तो हम प्रोटेक्टेड पे और पब्लिक पे, ये दोनों जो हैं इनको हम एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 2 टेबल्स, तो मैंने टेबल बना दी है। वन कोल्ड स्टूडेंट, एक जो टेबल है उसका नाम स्टूडेंट्स, वन कोल्ड एडवाइजर्स, दूसरी को जो टेबल है उसका नाम एडवाइजर्स। द स्टूडेंट्स टेबल कंटेन अ फील्ड कोल्ड एडवाइज़र आईडी, स्टूडेंट टेबल के अंदर एक फील्ड है एडवाइज़र आईडी। दैट रेफरेंस एन आईडी, वो एक ऐसी आईडी को रेफर कर रही है विद इन द एडवाइज़र क्लास, सॉरी टेबल। उस आईडी, ये जो आईडी की हमने बात की एडवाइज़र आईडी, ये एक्चुअल में कौन सी टेबल में डिफाइन है, आपकी एडवाइज़र आईडी वाली के अंदर। नॉट ऑल स्टूडेंट हैव एन एडवाइज़र। देखो अब ये क्या बोल रहा है, इस लाइन को आपको अच्छे से समझना है। हर स्टूडेंट के पास में अपना एडवाइज़र नहीं है, ठीक है। नॉट ऑल स्टूडेंट हैव एन एडवाइज़र, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट के पास अपना एक एडवाइज़र हो, तो कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जिनके पास एडवाइज़र नहीं है। तो देखो मैंने एक एग्जांपल दिया, स्टूडेंट नंबर जो 3 है उसका नाम है सी, उसके पास कोई एडवाइज़र नहीं है। और अगली बात क्या बोल रहा है, एंड नॉट ऑल एडवाइज़र आर असाइंड टू स्टूडेंट्स। जितने भी एडवाइज़र्स हैं वो सबके सब स्टूडेंट के साथ असाइन हो, या वो सबके सब स्टूडेंट को कोई ना कोई एडवाइस देंगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे वन जो एडवाइज़र है वो यहाँ पे किसी ना किसी स्टूडेंट को एडवाइस दे रहा है, थर्ड जो एडवाइज़र है वो भी किसी ना किसी स्टूडेंट को एडवाइस दे रहा है, यहाँ पे वन फिर से एडवाइस दे रहा है, बट 4 जो है वो किसी ना किसी स्टूडेंट को एडवाइस दे रहा है। बट अब देखो 2 नंबर जो एडवाइज़र है वो किसी को एडवाइस नहीं दे रहा, ये ही बात इसने यहाँ पे बोली है। इसलिए एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये टेबल आपकी बना दी थी। इफ़ वी वांटेड टू पुल इंफॉर्मेशन ऑन स्टूडेंट्स एंड देयर एडवाइज़र्स, इन दोनों टेबल्स में से अगर हम एक इन्फॉर्मेशन निकालें, अब उसमें देखो आपको क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। एक्सक्लूडिंग स्टूडेंट्स हु आर नॉट असाइंड टू एन एडवाइज़र वी वुड यूज़। हमें दोनों टेबल से ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालनी है जिसमें हम उन स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड करेंगे, बाहर कर देंगे, जिन्हें कोई भी एडवाइज़र असाइन नहीं किया गया। मतलब हमें वो ही स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिन्हें कोई ना कोई एडवाइज़र एडवाइस कर रहा है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई एडवाइज़र एडवाइस नहीं कर रहा, उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आप इस टेबल में हमें मत देना, ठीक है, ये बोल रहा है ये। तो एक्चुअल में आप सोच के देखो कि हमें सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो दोनों टेबल के बीच में कॉमन है। ये 3 के साथ में रिलेट है, ये 1 के साथ में रिलेटेड है और ये 4th के साथ में रिलेटेड है। इसमें हमें इस 3rd नंबर वाले की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए क्योंकि इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, इसके पास कोई एडवाइज़र नहीं है इसलिए इसको हमने बाहर कर दिया। ये किस तरह का जॉइन है, अगर आपने प्रॉपरली जॉइन कर रखा है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दे दोगे। इनर जॉइन, क्रॉस जॉइन, फुल जॉइन और लेफ्ट जॉइन। देखो 2 नाम तो ऐसे हैं जो देखते ही आपको समझ आने चाहिए, क्रॉस जॉइन, फुल जॉइन। इनका मतलब तो ये हो जाता है कि क्रॉस जॉइन का मतलब आप कोई मतलब नहीं है कि कोई डेटा अगर इस टेबल में नहीं है और कोई डेटा अगर इस टेबल में नहीं है या वो इसी अदर टेबल से रिलेट नहीं कर रहा, तो कोई मतलब नहीं है, दोनों के बीच में क्रॉस कर दो, हमें पूरा डेटा चाहिए। ये होता है क्रॉस जॉइन, हमें पूरा डेटा चाहिए, जो भी आपकी दोनों टेबल में डेटा है वो सारा हमें ला के दे दो, तो ये आपके ऑप्शन से बाहर हो गया। फुल जॉइन आपके ऑप्शन से बाहर हो गया। लेफ्ट जॉइन का मतलब क्या होता है, इस टेबल में जो डेटा है और इस टेबल में जो डेटा है, दोनों में जो कॉमन डेटा है उसे तो आप डिलीट कर दो, वो हमें नहीं चाहिए। अब जो डेटा बचता है लेफ्ट वाली टेबल में, मतलब इस टेबल में जो डेटा बचा, जैसे कॉमन हमने हटा दिया कि 1 वाली आईडी 1 से रिलेट कर रही है, इसको हटा दो। 3 वाली को 3 वाली से रिलेट किया, ये भी कॉमन है, हटा दो। 1 फिर से रिलेट करिए, हटा दो। 4 वाला डेटा इससे रिलेट करा है, हटा दो। अब देखो इसमें एडवाइज़र नंबर 2 और इसमें स्टूडेंट नंबर 3 दोनों ही आपस में टेबल में रिलेट नहीं कर रहे, बट हमें डेटा कौन सा चाहिए, लेफ्ट टेबल का। तो हम सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन देंगे कि आईडी जो है वो है 3, नेम जो है वो है स्टूडेंट का C, और बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये होता है लेफ्ट जॉइन, ठीक है। बचा क्या, हमें कॉमन चीज़ें हटानी नहीं है, हमें तो कॉमन चीज़ें चाहिए, जो दोनों टेबल में कॉमन है वो हमें चाहिए।
अब ये सी जो है, थर्ड नंबर वाला जो स्टूडेंट है, वो किसी भी एडवाइज़र से एडवाइस नहीं ले रहा था, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल दिया। तो ये क्वालिटी होती है इनर जॉइन की, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट इन ASP। ASP में कौन सा कॉम्पोनेंट एक यहाँ पे जो दिए हैं उनमें से नहीं है। कंटेंट लिंकिंग, लिंक काउंटर, ब्राउज़र कैपेबिलिटी, ऐड रोटेटर। ASP की फुल फॉर्म एक्टिव सर्वर पेजेस है ना, इसके नाम से ही क्लियर होता है ये कौन सी एक लैंग्वेज है जो सर्वर बेस्ड लैंग्वेज है। इसके बारे में हम एक बार देखेंगे। ASP स्टैंड करती है एक्टिव सर्वर पेजेस। ASP का जो डेवलपमेंट है इज़ अ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग वेब पेजेस। वेब पेज बनाने के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ लेते हैं। ASP एंड ASP.NET आर सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, सर्वर साइड पे ये काम करती है। व्हेन ए ब्राउज़र रिक्वेस्ट एन ASP और ASP.NET फाइल, द ASP इंजन रीड द फाइल, एग्जीक्यूट एनी कोड इन द फाइल, रिटर्न द रिजल्ट टू द ब्राउज़र। मतलब कहाँ पे काम करती है, आप उस चीज़ को देखो, फील करो कि ये जो है ये यूज़र है, यूज़र के डेस्कटॉप पे ब्राउज़र चल रहा है, गूगल चल रहा है, जो भी चल रहा है। अब वो नेट के माध्यम से यहाँ पे कनेक्टेड है। मान लेते हैं जो गूगल जो है उसके सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट गई, यहाँ पे गूगल का सर्वर है, तो ASP इस जगह पे काम करती है, ठीक है। ये रिस्पोंड करती है यूज़र के ब्राउज़र को कि वो क्या डिमांड कर रहा है। जब भी कोई ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है किसी पेज के लिए, किसी वेबसाइट के पेज के लिए, तो ASP और ASP.NET फाइल क्या करती है, उस रिक्वेस्ट को रीड करती है, उस फाइल को, साथ में उसके अंदर जो भी कोड एग्जीक्यूट करती है और उसका रिजल्ट जो है वो देती है, वो किसे, वापस से यूज़र को, ब्राउज़र को। अब इसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं, तो ब्राउज़र की कैपेबिलिटी। ब्राउज़र कैपेबिलिटी एक ऐसा कंटेंट है जो क्या करता है, जैसे ही आपका जो ब्राउज़र है वो एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, जैसे ही आपका ब्राउज़र रिक्वेस्ट सेंड करेगा, इस ब्राउज़र का क्या टाइप है, देखो इस ब्राउज़र का क्या टाइप है, उसकी क्या क्या कैपेबिलिटी है, उसका वर्ज़न कौन सा है, ये सारी डिटेल जो होती है वो ब्राउज़र के टाइप में दी हुई होती है। व्हेन ए ब्राउज़र कनेक्ट टू ए सर्वर, और जैसे ही वो क्या करेगा, एक सर्वर से कनेक्ट होगा, ए यूज़र एजेंट हेडर इज़ ऑल्सो सेंड द सर्वर, हेडर कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राउज़र। और जब वो रिक्वेस्ट भेजी जाती है उसके साथ में एक यूज़र एजेंट हेडर होता है जो ये कंप्लीट डिटेल जो होती है वो सर्वर को दे देता है, ठीक है। यूज़र के ब्राउज़र की सारी इन्फॉर्मेशन, किस टाइप का ब्राउज़र है, उसका क्या वर्ज़न है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी के सारी वो इस सर्वर को दे देता है। देता कौन है, कंटेंट हेडर जो होता है वो दे देता है। देन जो है वो ये रिस्पॉन्ड करेगा यूज़र के ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र कैपेबिलिटी तो इसका एक कंटेंट होता है। सेकंड है कंटेंट लिंकिंग कंपोनेंट। एक पेज ओपन हो गया आपका, एक पेज ओपन होने के बाद में उस वेब पेज का अगला पेज कौन सा है, उससे अगला पेज कौन सा है, उससे अगला पेज कौन सा है, और इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। जैसे अगर एक पेज ओपन हुआ, नेक्स्ट पे क्लिक किया, दूसरा ओपन हो गया, इमीडिएट होना चाहिए, कोई बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ये होता है कंटेंट लिंकिंग। तो ये ऑब्जेक्ट भी इसका एक कंपोनेंट है। ऐड रोटेटर, आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी, उसमें क्या होता है, ऊपर ऊपर है ना एक इस तरीके से कंटेंट जो है वो चलता रहता है। एक ऐड आई, फिर ये जो है वो आगे चली जाती है, एक नेक्स्ट ऐड और आ जाती है, फिर ये आगे चली जाती है, फिर एक और ऐड आ जाती है। इस तरह से ये रोटेट होती रहती है, एक के बाद एक 10-12 ऐड होती हैं, फिर वो रिपीट होनी शुरू हो जाती है। अभी यूट्यूब पे भी अगर आपने देखा है, वो इस तरीके के ऐड दिखाता है कि वो ऐड है ना, वो एक के बाद एक ऐसे आते रहते हैं। थोड़े टाइम 10-12 ऐड के बाद वो रिपीट भी होने लग जाते हैं। अमेज़न अगर आपने यूज़ की है, अमेज़न वेबसाइट है, शॉपिंग की वेबसाइट, वहाँ पे भी इस तरीके के ऐड जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो ये एक कंटेंट होता है ऐड रोटेटर। जो भी एड्स आप लगाते हो उसे ये रोटेट करता रहता है। लिंक काउंटर, इस तरह का कोई कंटेंट ASP के अंदर नहीं होता। यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, तो वो है लिंक काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट PDF फाइल फॉर्मेट। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है,
इनको आप अच्छे से देख लेना। बहुत इजी फॉर्म्स है, जिनको आती है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। और आप ये मत सोचो ये नवोदय का पीजीटी का पेपर है ना, इसमें भी आपको कई जगह पे दिख जाएंगे। जैसे डीडीएल की फुल फॉर्म ही पूछ ली, तो फुल फॉर्म्स हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। पीडीएफ का होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसके बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है? द फॉर्मेट इज़ यूबिक्यूशियस। यूबिक्यूटस का मतलब होता है एक तरह से यूनिवर्सल है। जैसे हम किसी वीडियो को चलाने की बात करते हैं तो एक कॉमन जो सब जानते हैं वीएलसी मीडिया प्लेयर, वैसे ही पीडीएफ एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, हम बोलते हैं पीडीएफ भेज दो उसकी, है ना। तो ये बहुत ही यूनिवर्सल सा एक फॉर्मेट है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट वर्क्स ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बिल्कुल सही बात है। मैक पे भी चलता है, लाइनेक्स पे भी चलता है। अगर बात करें विंडोज़ की तो उस पर चलता ही है। सब एंड्रॉयड पे चलता है, कोई कहीं पे कोई इशू नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड। और फोर्थ है, इट इंडिकेट्स नॉन टेक्स्ट एलिमेंट। बिल्कुल, इसमें पिक्चर्स भी होती है, ग्राफ्स भी होते हैं। आप इसमें जो भी चीज़ें ऐड करो सब इसमें आ जाता है, नॉन टेक्स्ट एलिमेंट इसमें आते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है। एलिमिनेशन से ये एक ही बचता है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, जो पीडीएफ है ये एक ओपन फॉर्मेट है। फॉर्मेट जो है वो ओपन लाइसेंस के माध्यम से रिलीज़ किए जाते हैं, ठीक है। ओपन लाइसेंस का क्या मतलब है? उसमें प्रोप्राइटरी भी होते हैं, उसमें फ्री भी होते हैं, उसमें ओपन सोर्स भी होते हैं। जैसे अपन तो फ्री वाला यूज़ लेते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर पीडीएफ के बहुत ही एडवांस वर्जन्स लेने हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके आपको अच्छे अच्छे इसमें ऑप्शंस देगी, वो सब मिला के आपको दे दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको फिर कुछ पे करना पड़ेगा। इसे डेवलप किया था एडोबी ने। एडोबी नाम सुना होगा आपने। 1991 के आसपास में इसको डेवलप किया था। इसको जब रिलीज़ किया था तो एज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसको रिलीज़ किया गया था। ओपन सोर्स होता है कि हर कोई उसको यूज़ कर सकता है। अगर आपको ये परचेज़ करना है, इसके सारे फंक्शन यूज़ लेने हैं, तो एज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ये आपको दिया जाता है। तो सिर्फ प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड का सॉफ्टवेयर है नहीं, अगर यहाँ पे बोथ होता तो हम फिर भी मान सकते थे। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्टिविटी डायग्राम मॉडल्स द डैश दैट एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स एंड द ऑर्डर इन विच इट परफॉर्म्स दैम। एक एक्टिविटी डायग्राम मॉडल के अंदर जो भी चीज़ यहाँ पे है, दैट एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स, वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, एट्रीब्यूट परफॉर्म करता है, स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म, क्या स्टेट परफॉर्म किया जाता है, स्टेट ट्रांजिस्टर्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको वैसे देखें ना, वर्ड टू वर्ड भी अगर आप चलो तो एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं एक ऑब्जेक्ट के द्वारा, एंड द ऑर्डर इन विच इट परफॉर्म्स दैम, वो होता है, और जिस ऑर्डर में मतलब आप उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हो, वो पूरा का पूरा टास्क आप कर रहे हो, वो होता है एक्टिविटी डायग्राम मॉडल, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड विद द फ्रेज एम्प्लॉय मैनेजेस स्टोर। ईआर मॉडल आपने पढ़ा होगा। इस तरीके से टेबल्स मान लेते हैं कि दो टेबल हैं, एक तो है एम्प्लॉय की एंटिटी होती है ना, ईआर मॉडल आपने पढ़ा होगा, एम्प्लॉय है और एक है स्टोर। एंटिटी को हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप को हम डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बीच में किस तरह का रिलेशन है? स्टार स्टार का मतलब मैनी टू मैनी, 1-1 का मतलब 1-1, स्टार 1 का मतलब मैनी टू 1, और 1 स्टार का मतलब 1 टू मैनी, ठीक है। 4 रिलेशंस हैं यहाँ पे जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में देखते हैं। ईआर मॉडल का ये कॉन्सेप्ट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एम्प्लॉय है और स्टोर है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? मान लेते हैं स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3, स्टोर 4। आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, एक एम्प्लॉय कितने स्टोर में काम कर सकता है? एक स्टैंडर्ड सोच आपको लेके चलनी है। आप ये नहीं बोल सकते कि एक जो एम्प्लॉय है वो हो सकता है 4 स्टोर में काम कर रहा है 2-2 घंटे, बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो नहीं, क्योंकि एक स्टोर में काम करने की जो रिक्वायरमेंट होती है, आपको 8-10 घंटे जो है वहाँ पे काम करना पड़ेगा। आपको और भी अपनी जो जीवनचर्या है वो उनको पूरा करना है। एक एम्प्लॉय सिर्फ एक
जो स्टोर होता है उसमें ही काम कर पाएगा। अब एम्प्लॉय 1 जो है वो इन चारों में से किसी एक में काम कर रहा है, तो ये रिलेशन कर लेते हैं कि एम्प्लॉय E1 जो है वो S1 में काम कर रहा है। और साथ में बोला गया है एकदम क्लियर कि एम्प्लॉयज़ मैनेज स्टोर, कि वो जो एम्प्लॉय काम करेगा वो मैनेज कर रहा है उस पूरे स्टोर को, तो एक एम्प्लॉय सिर्फ एक ही स्टोर को मैनेज कर सकता है। E2 जो है वो इसको मैनेज कर रहा है, E3 जो है वो हो सकता है S1 को और मैनेज कर रहा हो, और E4 जो है वो S4 को मैनेज कर रहा है। और हमें किस रेफरेंस से इसका आंसर देना है, हमें रेफरेंस भी क्या है कि एम्प्लॉय मैनेज स्टोर। एम्प्लॉय कितने स्टोर को मैनेज कर सकता है, एक एम्प्लॉय मैनेज करेगा एक स्टोर को, है ना। एम्प्लॉय के रेफरेंस से यहाँ से हमसे इन्होंने पूछा है। और ये जो स्टेटमेंट होती है ना, इसी में पूरा ER डायग्राम होता है। आपको जो रेफरेंस देंगे ना, ये जो फ्रेज़ देंगे निकाल के, वो इतनी खतरनाक होगी, और अगर आपने समझने में थोड़ा सा भी उसको गलत किया, गलत इंटरप्रिटेशन करते ही आपका क्वेश्चन गलत। तो एक एम्प्लॉय कितने मैनेज करेगा स्टोर, सिर्फ एक। रिलेशन होगा 1 to 1 का, कि एक एम्प्लॉय सिर्फ एक स्टोर को मैनेज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज CMOS स्टैंड फॉर। CMOS की फुल फॉर्म बतानी है। कोर मेमोरी ओरिएंटेड सेमीकंडक्टर, कोर मेमोरी ऑफसेट सेमीकंडक्टर, कैपेसिटिव मेटल ऑक्साइज्ड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इस तरीके के फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, इनको आप अलग से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉइंटर्स आर कंटेन्ड एज डेटा मेंबर इन द नोड्स ऑफ ए सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स विद 5 नोड्स। 5 नोड्स हैं, हमें पूछा है कि पांचों नोड के अंदर एज अ डेटा मेंबर आप इन नोड्स के अंदर कितने पॉइंटर कंटेन करते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में ही जो है सारा आपका आंसर दिया हुआ है। डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट में आप बताओ एक नोड में कितने पॉइंटर होते हैं, तो पॉइंटर होते हैं 2, क्योंकि डबली मतलब आप आगे भी जा सकते हो, फॉरवर्ड भी जा सकते हो, बैकवर्ड भी आ सकते हो। यही बात आपको बोलती है सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, लास्ट नोड सर्कुलर का भी नाम लिया इसलिए हम यहाँ पे भी आ जाएंगे। ये भी लास्ट नोड जो है पहली नोड से कनेक्टेड होती है। पॉइंटर कितने हैं इन नोड्स में एज अ डेटा मेंबर, मतलब डेटा यहाँ पे होते हैं मिड में, पॉइंटर को कहाँ कंटेन करेंगे, दोनों साइड में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे होते हैं पॉइंटर साइड में। एक पॉइंटर होता है आगे वाली नोड पे जाने के लिए, और इस पॉइंटर के पास होता है पीछे वाली नोड का एड्रेस। इस तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है। इसमें ऑप्शन अच्छा खतरनाक होता अगर यहाँ पे वो देता 11। तो प्रत्येक नोड के अंदर 2 पॉइंटर हैं। नोड कितनी आपकी 5, कितने पॉइंटर हुए आपके पास 10 पॉइंटर। बट जब भी हम लिंक लिस्ट पढ़ते हैं हमें पता है एक पॉइंटर हमारे पास एक्स्ट्रा होता है जो हमें फर्स्ट नोड तक लेके जाता है, लिंक लिस्ट की पहली नोड तक लेके जाता है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा तो आप करोगे +1। टोटल कितने हुए 11। ये ऑप्शन में नहीं था इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी कम हो गया, बाकी 11 आ सकता था, और 100% 11 आते ही 50% का रेशो हो जाता है इस क्वेश्चन का। 50% करते 10 और 50% करते 11। और ये दिया हुआ कहाँ पे है, इस एक लाइन के अंदर, कि हाउ मैनी पॉइंटर्स आर कंटेन्ड एज डेटा मेंबर इन द नोड। ये बात कर रहा है उन पॉइंटर की जिन्हें एज अ डेटा मेंबर हमने नोड के अंदर जगह दी है। क्या इसे हमने डेटा मेंबर की तरह हमारी नोड में सेव करके रखा है, तो आंसर होगा नहीं। हमने सिर्फ ये जो 10 पॉइंटर हैं इन्हें ही यहाँ पे डेटा मेंबर के रूप में रख रखा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 10 पॉइंटर जो हैं वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस कैन नॉट बी कंबाइंड इनटू के मैप ग्रुप्स। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते हैं के मैप बनाते हैं हम, 4 वेरिएबल का के मैप है ये। इसमें कितने रो और कितने कॉलम बनेंगे, टोटल जो है 16 इसमें डेटा हम रख सकते हैं।
ये पूछ रहा है कि आप कॉम्बिनेशन किन किन का बना सकते हो। तो जिनने पढ़ रखा है उनको समझ आ जाएगा, डिटेल में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। अलग से डिजिटल के मैं जो वीडियोस डालूंगी आप उनमें देख लेना। ये बोल रहे डायगोनल कॉर्नर का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। डायगोनल कॉर्नर एक आपने इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, क्या हम ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? तो पहला ही आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, नहीं बना सकते। दूसरा कह रहा है कॉर्नर इन द सेम रो, सेम रो, उसी रो में कॉर्नर वालों का आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। ओवरलैपिंग कॉम्बिनेशन, कोई कॉम्बिनेशन है 4 का यहाँ पे, दूसरा कॉम्बिनेशन 4 का यहाँ पे, क्या ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। कॉर्नर इन द सेम कॉलम, कॉलम जो होते हैं उनके कॉर्नर का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। गलत स्टेटमेंट एक है, डायगोनल कॉर्नर का कोई कॉम्बिनेशन हम के मैप में नहीं बनाते। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन है। आपको एक लैपटॉप खरीदना है अपने घर के यूज़ के लिए। चूज द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर द लैपटॉप फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग चॉइसेस। तो i5 देखो प्रोसेसर सेम है, देखने की ज़रूरत नहीं है। रैम 512 MB, KB 1 GB, 8 GB। रैम कितनी होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 8 GB लेंगे। लेते ही यहाँ पे आप आगे भी चेक करना, करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? 256 GB की हार्ड डिस्क, 512 GB, 256 और 256। तो हमें हार्ड डिस्क ज़्यादा लेके रैम कम नहीं करनी। रैम ज़्यादा हो हार्ड डिस्क कम हो तो हम मैनेज कर लेंगे। 15.6 इंच की डिस्प्ले, 14 इंच की 14 इंच और 15.6, तो एक स्टैंडर्ड अच्छी जो डिस्प्ले होती है डेस्कटॉप की वो ये होगी। सही कॉम्बिनेशन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ओरेकल ट्रांजेक्शंस ओबे द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए डेटाबेस ट्रांजेक्शन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इन्होंने एक प्रॉपर्टी दी है और ये पूछा है कि ये प्रॉपर्टी इन चारों में से कौन सी है। देखो इनको बोला जाता है, डेटाबेस जब शुरू करते हैं तो ये होती हैं डेटाबेस की एसिड प्रॉपर्टीज़, है ना। टिप्स पे होनी चाहिए। हर एग्ज़ाम में डेटाबेस में से ये क्वेश्चन आपको लगभग एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इस तरह का एक आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और पूछेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है ना। तो इन प्रॉपर्टीज़ को ना अच्छे से समझ के उनको रट के छोड़ दो। अब एग्जाम्पल वो जो पूछेगा ना 10-12 क्वेश्चन आप इस पे करो, आपको समझ आ जाएगा वो क्या कह रहा है। बहुत ही नॉर्मल सी है, बट आपने सही समझा नहीं तो वहीं आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। एटोमिसिटी क्या होती है? कोई ट्रांजैक्शन आपने किया, जैसे आपने किसी को रुपए ट्रांसफ़र किए 5,000 रुपये, तो 2 ही ऑप्शन होने चाहिए। या तो ये पैसे आपके कटे जो हैं वो आगे वाले अकाउंट में जमा होने चाहिए, या फिर ये आपके अकाउंट से कटे नहीं, ठीक है। या तो ट्रांजैक्शन होना चाहिए कंप्लीट, मिड में कोई बात नहीं करेगा, ये बोलेगा कि कंप्लीट ट्रांजैक्शन होना चाहिए, या फिर इस ट्रांजैक्शन को बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, है ना। होना ही नहीं चाहिए, आप इसको बंद ही कर दो। यूँ नहीं हो कि 5,000 रुपये आपके कट भी जाएं और आगे वो जमा भी नहीं हो, बीच में लटकने वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपने IRCTC की। आप वेबसाइट पे जाओ, है ना, आप ट्रेन बुक करो, तो ट्रेन जो है बुक करने के बाद, पेमेंट होने के बाद, सब कुछ करने के बाद या तो वो आपकी बुक हो जाएगी, या फिर क्या होगा, वो आपका ट्रांजैक्शन वहीं पे फेल्ड बता देगी कि सॉरी कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से ये ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए आपको सीट अलॉट नहीं की जाती। तो ट्रांजैक्शन होने के बाद या तो आपको दिखाएगा कि आपको सीट दे दी गई, या फिर ट्रांजैक्शन होने के बाद आपको दिखाएगा कि सीट आपको नहीं दी। तो क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, प्रोसेसिंग हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। डेटाबेस के साथ में अगर आप कोई छेड़छाड़ करते हो, कोई डेटा आप एंट्री करवा रहे हो डेटाबेस में, कुछ डेटा डिलीट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए या तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो या फिर वो बिल्कुल भी नहीं हो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। ये होती है एटोमिसिटी। सी होता है कंसिस्टेंसी। ये हमारा DBMS है। आपने इसमें कोई ट्रांजैक्शन किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5,000 रुपये अपने खाते में जमा करवाई। जमा करवाने के बाद में आपने अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें चेक किया कितने रुपए, तो 5,000 रुपये ही आने चाहिए। आपने जाके मुंबई की ब्रांच में डेटा चेक किया, कितने रुपए आ रहे हैं, 5,000 आने चाहिए। कोई ATM में जाके चेक किया, 5,000 रुपये आने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए
कहीं पे 5,000 दिखा रहा है, कहीं पे 7,000 दिखा रहा है, कहीं पे 2,000 दिखा रहा है। डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, डेटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, हर सिचुएशन में सेम रिजल्ट दिखाना चाहिए। अगर हम उसमें 5,000 रुपये जमा कराएंगे, वो हमें उसका बैलेंस 5,000 दिखाना चाहिए। अगर हम उसमें से 2,000 रुपये निकालते हैं तो वो हमें बैलेंस कितना दिखाएगा, 3,000 रुपये। ठीक है, हर जगह 3,000 दिखाना चाहिए, डेटाबेस कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो यहाँ 3,000 दिखा रहे, यहाँ अभी तक 5,000 ही दिखा रहे, ये नहीं होना चाहिए। अब तीसरी होती है आइसोलेशन। IRCTC का वापस से आप एग्जाम्पल लो। एक समय में लाखों लोग IRCTC की वेबसाइट पे विजिट करते हैं, अपनी जो है टिकट्स बुक करते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ बात करें 4 की, 4 पर्सन है, 1 2 3 4, चारों जो अपनी टिकट बुक कर रहे हैं, सेम वेबसाइट है, सेम सर्वर है, सब कुछ सेम है, बट प्रत्येक बंदा ये तो कर रहा है उदयपुर जाने की टिकट बुक, ये कर रहा है दिल्ली जाने की टिकट बुक, ये कर रहा है महाराष्ट्र जाने की टिकट बुक, और ये कर रहा है केरला की। तो सबका डेटा आइसोलेट होना चाहिए। इसको ये लगना चाहिए कि इस IRCTC की वेबसाइट पे जो टिकट मैं कर रहा हूँ उस समय सर्वर ने सिर्फ मेरे लिए अपना टाइम निकाला है। ठीक है, मैं अगर उसके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, वो मुझे जल्दी से उसका डेटा दिखाएगा, फिर मेरे पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, मैं पेमेंट करूँगा, फिर मेरी टिकट कंफर्म हो जाएगी। अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो मुझे हैंड टू हैंड जो है पैसे वापस भी मिल जाएंगे, मुझे कोई ना कोई मैसेज भी दिया जाएगा। इसको ये लगता है कि सर्वर है ना सिर्फ इसी के लिए खाली बैठा है। आइसोलेशन होना चाहिए, अच्छा होता है। आइसोलेशन के अंदर ये जो बंदा टिकट बुक कर रहा है, इसका फ़र्क इस पे नहीं पड़ना चाहिए। इसकी कंडीशन अलग है, इसकी नेट की स्पीड अलग है, इसका जगह अलग है, ये कहीं और की टिकट बुक कर रहा है, ये कहीं और की टिकट बुक कर रहा है। दोनों आपस में एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करने चाहिए, ट्रांजैक्शन सारे आइसोलेट होने चाहिए। ड्यूरेबल, फिर आती है डी लास्ट में, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब देखो क्या होता है, ड्यूरेबल बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप जब DBMS मतलब IRCTC की वेबसाइट ले या फिर कोई और ले लेते हैं, डेटाबेस ले लेते हैं, SBI का मान लेते हैं, आपने देखा होगा आप अपने खाते में जो भी ट्रांजैक्शन करते हो, आपने आज की डेट में 5,000 रुपये जमा करवाए, कल आपने 2,000 रुपये निकाल लिए, तीसरे दिन आपने 50,000 रुपये जमा करवाए, चौथे दिन आपने 1,00,000 रुपये जमा करवाए। तो आप जैसे जैसे अपने डेटाबेस के साथ में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो, कुछ में उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, उसमें कुछ माइनस कर रहे हो, वो सारा कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। इसे बोलते हैं बैकअप लेना। ठीक है, एक बैकअप होना चाहिए। आप डेटाबेस के साथ में जब भी छेड़छाड़ करोगे तो एक बैकअप जो है, आपने क्या क्या चेंजेस किए, आपने पहले क्या किया, 5,000 जमा करवाई, फिर क्या किया, 2,000 जमा करवाई, फिर क्या करवाया, 50,000 जमा करवाई, ये सब डेट वाइज, टाइम वाइज कहाँ से चेंज हुए, वो सब है ना रिकॉर्ड में होना चाहिए। तो अगर होगा तो हो सकता है कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाए, बट आपने 50,000 रुपये जमा करवाए थे, ये ट्रांजेक्शन जो है वो आपके कहीं ना कहीं अकाउंट में दिख जाएंगे, कहीं ना कहीं डेटाबेस में दिख जाएंगे। हो सकता है उस टाइम कोई टेक्निकल रीज़न की वजह से वो आपके खाते में नहीं आ पाए, तो उसे क्या करेगा, बैंक सुधारेगा। आप एक एप्लीकेशन देख के आओगे, मैंने ये जो रुपए जमा करवाए थे उसकी रिसिप्ट मेरे पास है और मेरी जो अकाउंट है उसमें जमा नहीं हुए, तो क्या होगा, बीच सर्वर पे जाके उसको चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद आपकी जो एंट्री मिलेगी उसके बेस पे आपके खाते में रुपए जमा करवा दिए जाएंगे। ये होता है कि डेटाबेस आपका ड्यूरेबल है। तो जो भी चेंजेस आप करोगे उसका एक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, उस डेटाबेस में कौन आके लॉगिन करके एंट्री कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा बैंक में अगर कोई नॉर्मल PO है, चाहे कोई मैनेजर है, कोई क्लरिकल स्टाफ है, सबके बायोमेट्रिक से ही लॉगिन होता है। वो बायोमेट्रिक लगने का रीज़न क्या है, वो यही रीज़न है कि किस ब्रांच में कौन से बंदे ने लॉगिन किया, कब उसमें उसने क्या क्या खाते जो है वो चेक किए, उसने क्या क्या उसमें ट्रांजैक्शन किए, वो सारा रिकॉर्ड जो होता है वो उस बंदे के नाम से ही वहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है, ड्यूरेबल होता है इससे डेटाबेस। अब हम पढ़ेंगे ये क्या बोल रहे हैं। ऑल टास्क ऑफ ए ट्रांजेक्शन आर परफॉर्म्ड और नन ऑफ देम आर, देयर आर नो पार्शियल ट्रांजेक्शन। या तो आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो होना चाहिए या फिर वो नहीं होना चाहिए, है ना, बीच की कोई कंडीशन हमारे पास नहीं है।
पार्शियल ट्रांजेक्शन यहाँ पे कोई हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ वो काम जो है वो अभी चल रहा है, तो चलने वाली कोई कंडीशन नहीं है, या तो वो ट्रांजेक्शन होगा या नहीं होगा। ये होता है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, एटोमिसिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे कंप्लीट 100 क्वेश्चन जो है नवोदय के वो पूरे हो जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो अपने जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करें। जो भी आपके सजेशन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।